15,000 रुपए वन वे टिकट, व्हाट द। सो मुझे कुछ दिनों में चेन्नई जाना था एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देने के लिए, तो उसके लिए मैं रिटर्न फ्लाइट्स देख रहा था। हाँ, फ्लाइट्स देख के मेरे होश उड़ गए। 15,000 रुपए, एक्चुअली 16,000 रुपीज, वो भी वन स्टॉप के साथ। नॉन स्टॉप तो 20,000 रुपए का टिकट था। और ये 16,000 रुपए देने के बाद भी भैया अगर एक बिस्किट भी खाना हो तो उसके लिए पैसे दो, 500 ग्राम भी अगर बैग ओवरवेट हो गया तो उसके लिए पैसे दो, विंडो सीट अगर चाहिए तो उसके लिए पैसे दो। और ये सब के बाद में मेरे को तो मन करता है कि काउंटर पर खड़े होके उस ग्राउंड क्रू से पूछूं कि भैया अगर 10 मिनट भी फ्लाइट लेट होगा तो ये सारा पैसा मेरे को वापस लौटाओगे क्या? मेरी वाइफ भी बोली थी कि मैं भी चलूं क्या? मैंने बोला तुम इंडियन रेलवे सर्विस में हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहो, चुपचाप ट्रेन टिकट देखो। फनी बट हियर्स अ शॉकर फॉर यू। पिछले 5 सालों में इन द एंटायर वेस्टर्न एशिया एंड एपीएसी रीजन इंडिया में डोमेस्टिक फेयर्स सबसे ज्यादा बढ़े हैं, सबसे ज्यादा। बाय द वे सेकंड हाईएस्ट बढ़े हैं जस्ट आफ्टर वियतनाम। और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करूं तो इंडिया में भी रेट्स थर्ड हाईएस्ट बढ़े हैं आफ्टर यूएई एंड मलेशिया। इकोनॉमी क्लास इज नो मोर इकोनॉमिकल सर सरकार ने कहा कि मालदीव्स मत जाओ, लक्षद्वीप जाओ छुट्टी मनाने। मैं आपको आज का रेट बता रहा हूं सर, अगर आज मुझे दिल्ली से मालदीव जाना हो तो 17,000 रुपए की फ्लाइट है, लेकिन दिल्ली से लक्षद्वीप जाना हो तो 25,000 रुपए की फ्लाइट है सर। तो बताइए हम मालदीव जाएं कि लक्षद्वीप जाएं? बट वेट, आपको भी ऐसा नहीं लगता कि यार पहले तो रेट्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ते थे, अभी अचानक से बढ़ रहे हैं? वैसे डेटा भी यही कहता है। सो मई के एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले सिर्फ 6 क्वार्टर्स में, दैट इज एंडिंग इन मई, 40% बढ़ा है इंडिया में एयर फेयर्स। 40% जस्ट इन द लास्ट 6 क्वार्टर्स। CAPA इंडिया, जो वन ऑफ द लीडिंग एविएशन कंसल्टेंसी फर्म्स है, उसके एक रिपोर्ट के हिसाब से तो पिछले 2 डेकेड्स में इंडिया में जितना एयर फेयर्स नहीं बढ़ा था उतना बढ़ चुका है सिर्फ पिछले 1-1.5 सालों में। हाँ, बहुत सारे रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि जो एयर ट्रैवल है इंडिया में स्टिल वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। बट सीरियसली, क्या हम अपने आप को चाइना और यूएस के रेट से भी कंपेयर कर भी सकते हैं? भैया वहां पे एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है वो हमसे 5-10 गुना ज्यादा है। तो डज दैट कंपैरिजन रियली मेक एनी सेंस? इंडिया दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है, बट स्टिल आवर इंडस्ट्री इज प्लेग्ड विद एक्सपेंसिव फ्लाइट टिकट्स, ever increasing charges like web check-in, extra baggage, etc. और अगर फ्लाइट डिले हो तो उसका कंपेंसेशन का भी कोई अता पता नहीं होता। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। सो व्हाट रियली इज गोइंग ऑन इन द इंडियन एविएशन इंडस्ट्री? हमारे फ्लाइट टिकट्स क्यों इतने महंगे होते जा रहे हैं? मैं स्टार्ट करता हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स से। पैराडॉक्स इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का। देखो, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इन दी वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। पिछले साल ही हमारा जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक था वो 24% ईयर ऑन ईयर बढ़ा था, एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग। हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल भी बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट जो है वो लगभग 92,000 करोड़ खर्च करने जा रहा है नए एयरपोर्ट्स बनाने में और एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स को और एक्सपैंड करने में। अगले साल तक इंडिया में लगभग 200 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे और इन द नेक्स्ट 20-25 years वी माइट हैव 200 न्यू एयरपोर्ट्स। ग्रेट, राइट? एक विकसित भारत में ये सब होना भी चाहिए। बट वेट, एक यहाँ पे कैच है। पैराडॉक्स क्या है? इतना बड़ा मार्केट, फिर भी इंडिया में सिर्फ 2 ही एयरलाइन कंपनीज कमांड करती है मोर देन 90% मार्केट शेयर। इंडिगो, जिसका मार्केट शेयर 60% क्रॉस कर चुका है, एंड एयर इंडिया विद अबाउट 30% मार्केट शेयर। यू नो व्हाट दैट मीन्स, राइट? जब एक मार्केट में डुओपली होता है और लाइक मोनोपोली होता है, देन ये दोनों कंपनीज कमांड करती हैं प्राइसिंग उस मार्केट में। मतलब जो जैसे डायनामिक प्राइसिंग ले लो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो, कुछ भी हो, अगर ये दोनों एयरलाइंस प्राइसेस बढ़ाती हैं, देन पैसेंजर्स आर नॉट लेफ्ट विथ एनी अदर ऑप्शन। हमें भी वो महंगे टिकट्स खरीदने ही पड़ते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के भी एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में लगभग 1100 रूट्स हैं, जो फ्लाइट के रूट्स हैं, जिसमें से 800 रूट्स में लगभग मोनोपोली है, यानी कि एक ही एयरलाइंस डोमिनेट करता है उस रूट्स पे। 800 आउट ऑफ 1100।
बट क्या इंडिगो और एयर इंडिया को इस डुओपली के लिए ब्लेम करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इंडिया is known to be a graveyard of airlines. Jet Airways, Kingfisher, Go First, I know you know the entire list, right? तो ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे मिसमैनेजमेंट के अलावा दो बड़े रीजंस हैं। पहला, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो लगभग इन सभी एयरलाइंस के 50% ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट में ATF का कॉस्ट आता है, एंड ऑफ कोर्स द टैक्सेशन ऑन इट। और दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। कैसे? आता हूं, इस वीडियो के एंड में आता हूं। उससे पहले एक उड़ान स्कीम आया था, आपको याद है? उड़े देश का नागरिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एम्बिशियस प्लान, क्या हुआ उसका? बात करते हैं। सो 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने ये एम्बिशियस RCS उड़ान स्कीम लॉन्च किया था, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का नागरिक। The government has rolled out one of its ambitious Udan schemes today. The Aviation Ministry today announced that the first regional flight under the Ude Desh Ka Aam Nagarik or Udan scheme will start from next month. काफी एम्बिशियस प्लान था, राइट? इस स्कीम के बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, इंडिया में एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था रीजनल कनेक्टिविटी, यानी कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एयर ट्रैवल लेके आना, एंड ऑल्सो रिवैम्पिंग द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स। कैसे? तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर प्लेन 500 किलोमीटर के अंदर ही उड़ने वाला है, यानी द ट्रैवल टाइम इज लेस देन एन आवर, then the airlines cannot charge more than 2,500 rupees for at least 50% of the seats. यानी कि गवर्नमेंट ने एक प्राइस कैप लगा दिया। दूसरा, वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी कि 2500 रुपए का एक प्राइस कैप तो लगा दिया, बट व्हाट इफ प्लेन उड़ाने के लिए कॉस्ट 4,000 रुपए का हो? तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, ये जो 1,500 रुपए का गैप आता है, दैट वी विल पे यू, एंड दिस इज कॉल्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग। यानी कि किसी भी काम के वायबिलिटी के लिए जो पैसा चाहिए, उसमें जो गैप आ रहा है, वो फंड प्रोवाइड करना, और ये फंड प्रोवाइड करने वाला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ऐसे ही दिल्ली शिमला, दिल्ली भटिंडा, मैसूर चेन्नई, हैदराबाद पौंडीचेरी, इंदौर ग्वालियर जैसे टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी एयर ट्रैवल का सपना दिखाया गया, और होना भी चाहिए एक विकसित भारत में, राइट? बट वेट, हियर इज व्हेन द प्रॉब्लम्स स्टार्टेड। तो मैंने वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में बात करी, राइट? एयरलाइंस के रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में जो गैप था, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करने वाला था। ओके, गवर्नमेंट के पास ये पैसा कहाँ से आने वाला था? नाउ एनी लॉजिकल पर्सन वुड से कि ठीक है यार, गवर्नमेंट अपने बजट से पे करेगा, अपनी जेब से पे करेगा। नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने उन एयरलाइंस को बोला कि आप जो मोर प्रॉफिटेबल रूट्स में प्लेन उड़ाते हो, उन रूट्स में हम आप ही को चार्ज करेंगे, और वो जो पैसा हम कमाएंगे वो हम इस उड़ान वाले रूट्स में डालेंगे। यानी कि उन्होंने रूल बनाया कि इफ एनी प्लेन दैट टेक्स ऑफ विद अ वेट ऑफ मोर देन 40 टन्स, तो वो हर एक डिपार्चर पे, मतलब हर एक वो फ्लाइट पे एक चार्ज लगाने वाले हैं टू दी एयरलाइंस, राइट? और वही पैसा फिर वो उड़ान की स्कीम्स में लगाने वाले थे, और एयरलाइंस अपने जेब से तो ये पैसे देंगे नहीं। सो दिस गॉट चार्ज्ड ऑन टू द पैसेंजर्स। यानी कि आप और मैं जो मेट्रो रूट्स या मोर कॉमन रूट्स में उड़ते हैं, हम एक्चुअली पे करते हैं फॉर दिस गवर्नमेंट्स उड़ान स्कीम, और हमको पता भी नहीं था, राइट? स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने भी इसके अगेंस्ट सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि भैया, अगर आप एक नए जगह पे एक नया स्टेशन बनाने जा रहे हो, तो क्या उस रूट में आसपास के लोगों से आप चार्ज करोगे, या गवर्नमेंट को अपने ही बजट से खर्चा करके ये सब चीज़ें नहीं बनानी चाहिए? एंड दिस एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग अ टोल ऑन द एयरलाइंस। वैसे तो इस साल के स्टार्टिंग में ये जो रेट है, ये जो चार्ज है, वो बढ़ा भी दिया गवर्नमेंट ने। ओके, तो ये उड़ान स्कीम का सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन तो फिर यही आ जाता है कि क्या ये स्कीम सस्टेनेबल भी था? बिकॉज दिस गॉट स्टक इन अ चिकन एंड एग सिनेरियो।
बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, स्मॉल सिटीज में एयरलाइंस को ऑपरेट करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक एक फंक्शनल एयरपोर्ट होना चाहिए, रनवे होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए। बट ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए पैसे, और गवर्नमेंट उन्हीं रूट्स पे पैसा इन्वेस्ट करता जहाँ पे उनको एक ट्रैफिक दिखता कि हाँ भाई इतने लोग तो ट्रैवल करेंगे ही, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए। लेकिन जब ये प्रिलिमिनरी लेवल्स पे जब ये एयरपोर्ट्स फंक्शनल हुए, तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं तो लोगों ने फ्लाई नहीं किया, और क्योंकि लोगों ने फ्लाई नहीं किया तो ये रूट्स अनप्रॉफिटेबल निकले एंड इन्वेस्टमेंट्स जस्ट ड्राइड अप एंड दिस गॉट स्टक इन अ विशियस साइकिल। देखो, उड़ान स्कीम के बारे में अगर आप कहीं पे भी हेडलाइन पढ़ोगे तो बहुत अच्छी सी चीजें भी देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ने बोला है कि मोर देन 600 रूट्स हैव बीन मेड एक्टिव, 1.5 करोड़ इंडियंस हैव फ्लोन यूजिंग द उड़ान स्कीम। इस स्कीम के वजह से एयरलाइंस अब सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स बना पा रहे हैं। नए नए रीजनल एयरलाइंस आर कमिंग अप। कहाँ, कौन सा सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, कौन सा रीजनल एयरलाइंस आपको दिख रहे हैं? क्या कोई रीजनल एयरलाइंस? इसलिए तो हेडलाइंस में नहीं फंसना चाहिए। मेरे चैनल में यही तो मैं करता हूं। आई डू द रिसर्च, मैं डेटा बैक्ड नो नॉनसेंस वीडियोस बनाता हूं ऑन इंडियन इकोनॉमी। एनीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडियन इकोनॉमी आई ट्राई टू स्टडी, dig out the data and make videos for you. So 2023, okay, this is a disclaimer, हाँ, ये पिछले साल का CAG का एक रिपोर्ट है, but this brings out the reality of all these claims by the Indian government. So ये रिपोर्ट कहता है कि 774 रूट्स जो अवॉइड किए गए थे इस स्कीम में, उसमें से 403 यानी कि मोर देन 52% में ऑपरेशंस स्टार्ट भी नहीं हो पाए, और जो 371 स्टार्ट भी हुए उसमें से सिर्फ 52 रूट्स 3 साल से ज्यादा ही सर्वाइव कर पाए। यानी कि मोर देन 93% ऑफ द 700 समथिंग रूट्स अवॉर्डेड या तो ऑपरेशनल ही नहीं हो पाए, या तो 3 साल के अंदर ही उनका रैप अप हो गया। वेट, दैट्स मोर। गवर्नमेंट ने भी इस साल पार्लियामेंट में ही ये डेटा दिया कि 1300 रूट्स में से मोर देन 500 रूट्स हैव बीन कैंसल्ड। रीजन क्या था? या तो एयरपोर्ट्स रेडी नहीं थे, या तो जो रीजनल एयरलाइंस उड़ने वाले थे वो एयरलाइंस ही बंद हो गए बिकॉज दे जस्ट weren't profitable. ओके, बाकी पब्लिसिटी कैंपेन के बीच में आपने एक और चीज तो नहीं मिस कर दिया। पिछले साल के बजट में इस उड़ान स्कीम के लिए गवर्नमेंट में 1200 लगभग करोड़ अलोकेट किया था। इस साल के बजट में दैट वाज रिड्यूस्ड बाय मोर देन हाफ। सिर्फ 500 करोड़ का ही बजट एलोकेशन हुआ था इस स्कीम के लिए। सो दैट टेल्स यू वेयर इज द प्रायोरिटी एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस स्कीम। ओके, उड़ान स्कीम के बारे में अगर मैं कंक्लूड करूं तो यस, इट वाज अ स्कीम विद अ गुड इंटेंशन, अच्छा ऑब्जेक्टिव था, बट क्या वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा था? क्या जो स्कीम बनाया भी गया था क्या वो प्रैक्टिकली फीजिबल भी था? एंड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, कि क्या आपको लगता है कि ऐसे 500 किलोमीटर के अंदर का जो डिस्टेंस है, जो 1 घंटे के अंदर फ्लाइट डिस्टेंस है, उन लोगों के लिए ये बेटर नहीं होता वहां पे सेमी हाई स्पीड ट्रेन लाया जाए? Don't you think that would make more sense both for the government and for the Indian people? Comments में ज़रूर बताना। But wait, अभी तक तो मैंने वो ATF और फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या असर है उसके बारे में तो बताया ही नहीं। देखो, इंडिया में अभी तक ऑयल एंड गैस प्रोडक्ट्स पे वैट लगता है, GST नहीं। और इंडिया में जो ATF है यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल, which constitutes up to more than 50% of operational costs of these airlines, उस पे वैट लगता है। और अभी तक ऐसे कई स्टेट्स हैं जो 20% से ज़्यादा वैट लगाते हैं ATF पे। दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, बिहार। पता है वैट का प्रॉब्लम क्या है? कि वैट में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हो, विच इज़ पॉसिबल इन द केस ऑफ GST। तो कई लोगों ने बोला भी है कि इस एविएशन फ्यूल को भी GST के अंदर लेके आओ, सो दैट दीज कंपनीज कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट गवर्नमेंट इज, आई डोंट नो, किसी एक रीजन के लिए ये नहीं हो रहा है इंडिया में। अभी तक वैट ही चलता आ रहा है, और वैट वैसे भी एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि द स्टेट्स डिसाइड कि कौन से चीज पे कितना वैट वो लगाने वाले हैं। और ATF का एक और प्रॉब्लम है कि इट इज वेरी सेंसिटिव टू फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ द ऑयल तो हम इंपोर्ट ही करते हैं। तो जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरता है वैसे हमारा फ्यूल का प्राइस बढ़ जाता है, फ्यूल का प्राइस बढ़ता है। अब एयरलाइंस खुद के अपने जेब से तो देंगे नहीं, दे पास ऑन द कॉस्ट
to the passengers and suddenly the flights become expensive. तो even geopolitical tensions होता है तो इंडिया में domestic air travel expensive हो जाता है. But foreign exchange rate का एक और भी प्रॉब्लम है कि इंडियन एयरलाइन ऑपरेटर्स जब प्लेन्स खरीदते हैं तो उनका पेमेंट्स डॉलर्स में होता है. अगर लीज में ले रहे हैं तो लीज पेमेंट्स डॉलर्स में होता है. उनके जो मेंटेनेंस कॉस्ट्स होते हैं, जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो यूजुअली डॉलर्स में होता है. विच मीन्स इज एंटायर इंडस्ट्री इज वल्नरेबल द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. और आजकल रुपी कहाँ पहुंच चुका है ये तो आप लोग को पता ही है. उसके बारे में क्या बताऊं, 85 रुपीज़ पहुंच गया शायद, या जस्ट पहुंचने वाला है. एनीवेज, क्या इंडस्ट्री के लिए होप खत्म हो गया है? नहीं, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ एक्टेड. पैंडेमिक के बाद से सिविल एविएशन इंडस्ट्री ने काफ़ी मेहनत करी है एंड द मिनिस्टर्स हैव रिक्वेस्टेड द स्टेट्स टू ब्रिंग डाउन द वैट ऑन द एविएशन फ्यूल. पहले 2021 तक लगभग 24 ऐसे स्टेट्स थे जो 20% से ज़्यादा वैट चार्ज करते थे. नाउ ओनली 5 states remain which charge more than 20% VAT on aviation fuel. दिल्ली में 25% वैट लगता है एविएशन फ्यूल पे एंड गवर्नमेंट पे प्रेशर भी है कि भैया उसको कम करो, क्योंकि दिल्ली में, नोएडा जैसे एरियाज में बिजनेसेस अफेक्ट होने लगे हैं बिकॉज पीपल आर प्रेफरिंग अदर लोकेशंस टू ओपन देयर ऑफिसेस एंड टू ट्रैवल बिकॉज फ्लाइट्स आर चीपर देयर. सो इंडिया में फ्लाइट ट्रैवल क्यों एक्सपेंसिव हो रहा है? लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, फेलियर ऑफ उड़ान जो एयरलाइंस के लिए कॉस्ट्स बढ़ा रहे हैं, एंड थर्ड एविएशन फ्यूल एंड टैक्सेशन ऑन इट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट. वीडियो अच्छा लगा then जरूर वीडियो को लाइक करो and do follow this channel for such interesting videos on Indian economy. See you later.